हाय दोस्तों, कैसी लग रही है ये स्टोरी? अगर अच्छी लग है तो वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट गो। सावित्री दादी ने रोशनी का हाथ पकड़ा और कहा, चल पहले सोफे पर बैठते हैं। मैं तो खड़े खड़े थक गई। दादी ने रोशनी का हाथ पकड़ते हुए उसे सोफे पर ले आई और रोशनी को बैठाकर खुद भी उनके पास ही बैठ गईं। फिर सावित्री दादी ने अपने घुटने पर हाथ फेरते हुए कहा, अब क्या है ना, मुझे चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो सफर में ज्यादा कर नहीं सकती। अच्छा बिटिया, ये तो बताओ इमली कैसी है? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? सावित्री दादी अच्छे से जानती थी कि इमली दादी ने रोशनी को जानबूझकर यहाँ भेजा है, पर वह रोशनी के सामने इस बात को जता नहीं रही थी और जानबूझकर इधर उधर की बातें कर रही थी। सावित्री दादी तो जब हवेली आई थी तभी इमली दादी से मिल चुकी थी। दादी ने अपना चश्मा ठीक कर मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, वाकई में मेरी होने वाली पोता बहू एकदम परी है। एकदम राम सीता की जोड़ी है मेरे ऋषि और रोशनी की। दादी को अपनी सोच में डूबा हुआ देखकर रोशनी ने पूछा, दादी क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? रोशनी की आवाज सुनकर दादी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और रोशनी के चेहरे के गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस यही सोच रही थी कि तुम कितनी प्यारी हो। तुम बहुत छोटी थी जब मैंने तुम्हें देखा था, अब देखो कितनी बड़ी हो गई हो। दादी की बात सुनकर रोशनी थोड़ा सा शर्मा गई। फिर उसने कुछ याद करते हुए कहा, अरे हाँ दादी, वो तो मैं यहाँ पर कहने आई थी कि जमुना दादी ने कहा है आप सभी का खाना हमारे साथ वहीं हवेली में है। आप सभी डिनर के वक्त वहीं आ जाना। दादी ने कहा, ठीक है बेटा, हम सभी वहीं आ जाएंगे। तभी रोशनी भी किसी को ढूंढते हुए बोली, दादी वो जीजू नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? तो सावित्री दादी ने कहा, अरे यही तो था, अभी शायद अपने कमरे में होगा, कुछ काम था। तभी रोशनी ने खड़े होते हुए कहा, नहीं कुछ खास नहीं। वह मैं क्या, सुबह मिलने आई थी ना, तो उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाई, इसलिए पूछ रही थी। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, जीजू जब रात को डिनर पर आएंगे तब मैं उनसे बात कर लूंगी। ये कहकर रोशनी जैसे ही वहां से जाने लगी, सावित्री जी ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, अरे बिटिया थोड़ी देर रुक जा, इतनी जल्दी क्या है तुझे जाने की? दरअसल सावित्री दादी मन में ये सोच रही थी कि किसी तरह से रोशनी और ऋषि की मुलाकात हो जाए, इसलिए वह बार बार सीढ़ियों की तरफ भी देख रही थी। दादी की बात सुनकर रोशनी ने पलटकर उनकी तरफ देखा और कहा, दादी मैं आपसे वहीं मिलती हूँ न रात को डिनर पर, फिर हम दोनों बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? अभी मुझे थोड़ा सा काम है तो अभी मुझे जाना होगा। सावित्री जी ने जब देखा कि ऋषि नीचे आ ही नहीं रहा है तो उन्होंने भी हार मानकर कहा, ठीक है बिटिया, मैं तुमसे अब रात को ही मिलती हूँ। आज तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। रोशनी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा दादी आपसे मिलकर। चलती हूँ दादी, शाम को मिलते हैं। ऐसे कहते हुए रोशनी वहां से चली जाती है। सावित्री जी खुद ही से कहती हैं, ऋषि जब से आया है कमरे में जाकर जमकर बैठ गया है। क्या हो जाता अगर थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाता तो? इतना अच्छा मौका था दोनों की मुलाकात करवाने का। फिर मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा, कोई बात नहीं, ऐसे मौके तो मिलते ही रहेंगे। जब डिनर पर जाएंगे तो फिर तो मिलेंगे ही। दादी अभी सोच ही रही थी कि ऋषि की आवाज दादी के कानों में आई, दादी खुद में ही क्या मुस्कुराए जा रही हो? अब कौन सी खुराफात चल रही है आपके दिमाग में? ऋषि की बात सुनकर दादी ने ऋषि की तरफ देखा जो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे ही आ रहा था। ऋषि को देखकर दादी ने मन में कहा, अगर तुम 1 मिनट पहले आ जाते तो कौन सा तूफान आ जाता। ऋषि जाकर दादी के सामने खड़ा हो गया और दादी के चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अब फिर से कहाँ खो गईं? दादी देखो, अगर फिर से कोई ऊटपटांग ख्याल आपके दिमाग में चल रहे हैं तो अभी छोड़ दो। दादी अपनी ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, अरे ऋषि, तुम्हें हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है कि मैं कोई खुराफात सोच रही हूँ, बल्कि मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। ऋषि ने अपने हाथ बांधते हुए अपनी आंखें छोटी कर पूछा, कुछ और? कुछ और क्या? दादी ने ऋषि का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बैठाकर उसके पास ही बैठते हुए बोली,
अरे, मैं तो ये कह रही थी कि आज सभी को अनिका के घर डिनर पर जाना है, इसलिए तुम कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम मत बना लेना। दादी की बात सुनकर ऋषि ने आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, नहीं दादी, मैं तो आज कहीं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि आज दीप और मेरा कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है। तभी दीप ने वहां आते हुए कहा, क्या कहा दादी? हमें अनिका के घर जाना है डिनर पर। कोई बात नहीं, हम प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। मैं जरूर जाऊंगा। ऋषि ने हैरानी से दीप की तरफ देखा, क्योंकि बाहर जाने का प्रोग्राम दीप ने ही बनाया था और अब अनिका के घर जाने के नाम पर उसने ये प्रोग्राम कैंसिल भी कर दिया था। दीप दादी के दूसरी साइड आकर बैठते हुए बोला, हाँ ऋषि, दादी सही ही तो कह रही हैं। तो जाने में क्या बुराई है, और बोलो, कितने प्यार से हमें बुलाने आए थे, तो हमें जाना चाहिए ना, वरना उन्हें बुरा नहीं लग जाएगा। ऋषि ने मन ही मन में कहा, तू डिनर पर वहां क्यों जाना चाहता है और किसे मिलने जाना चाहता है, न मुझे अच्छे से पता है। ऋषि खड़े होते हुए कहता है, अगर दीप को जाना है तो चला जाएगा, पर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। अब ऋषि डिनर पर नहीं जाएगा, इससे तो उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती ना। इसलिए सावित्री जी ने थोड़ा सख्ती से कहा, ऋषि, तुम यहाँ पर दीप की शादी अटेंड करने के लिए आए हो या फिर घूमने फिरने के लिए? बस, मैंने कह दिया ना, तुम रात को डिनर के लिए जा रहे हो। इससे आगे अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। दीप ने भी जिद करते हुए कहा, ऋषि, मान जाना। क्यों इतने नखरे दिखा रहा है? कौन सा तुझे ज्यादा दूर जाना है? यही बगल में तो हवेली है। अब दोनों की जिद देखकर ऋषि ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, ओके फाइन, चला जाऊंगा मैं। अब तो खुश। ये कहकर ऋषि वहां से मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। दीप ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है दादी, मैं भी आता हूँ। कहकर दीप ऋषि के पीछे पीछे बाहर चला गया। दादी, जो कुछ देर पहले तक सख्त एक्सप्रेशन के साथ बैठी हुई थी, अचानक उनके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो खुद को ही शाबाशी देते हुए बोली, कमाल है सावित्री, तूने आखिर कर दिखाया। मेरा पोता क्या समझता है कि हमेशा अपनी मनमानी करेगा? मैं भी इसकी दादी हूँ और इस मामले में इससे कई कदम आगे हूँ। बस, अब ये दोनों एक दूसरे से मिल लें और एक दूसरे को पसंद कर लें, और कुछ नहीं चाहिए। ऋषि गार्डन एरिया की तरफ आया और अपना फोन अपनी पॉकेट से निकाल कर किसी का नंबर डायल किया और उसे अपने कान पर लगाकर सामने वाले से बात करने लगा। वो सामने वाले से बात कर ही रहा था ऋषि, तभी उसके कानों में किसी के खिलखिलाने की आवाज आई, जिसे सुनकर ऋषि ने पीछे पलट कर देखा, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। ऋषि ने अपने कदम उस आवाज की तरफ बढ़ा दिए जहां से किसी लड़की के हंसने की आवाज आ रही थी। ऋषि को वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी, इसलिए ऋषि के अंदर ये क्यूरियोसिटी जगने लगी कि आखिर ये हंसने की आवाज किसकी है। वो कुछ कदम चला ही था कि तभी पीछे से दीप ने उसे आवाज देते हुए कहा, ऋषि, मेरी बात सुनो। दीप की आवाज सुनकर ऋषि के बढ़ते कदम रुक गए और उसने पलटकर दीप की तरफ देखा और अपना फोन डिस्कनेक्ट कर अपनी पॉकेट में रखते हुए अपने कदम दीप की तरफ बढ़ा दिए। ऋषि उसे ही देख रहा था, तभी उसके कानों में एक बार फिर से किसी लड़की के खिलखिलाने की आवाज आई। उसने दीप से पूछा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते थे? ऋषि दीप से बात कर तो रहा था, पर पता नहीं क्यों पर यह खिलखिलाहट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वहीं दीप उससे अपनी बात कह रहा था, पर ऋषि का पूरा ध्यान उस आवाज की तरफ ही था। तभी उसे थोड़ी दूरी पर एक लड़की नजर आई, जिसकी पीठ ऋषि को नजर आ रही थी। उसने एक अनारकली सूट पहना हुआ था और वो एक छोटी सी लड़की के पीछे भाग रही थी। ऋषि बहुत कोशिश कर रहा था उसके चेहरे को देखने की, पर लड़की की पीठ ऋषि की तरफ थी। इस वजह से वो चाहकर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो कोई और नहीं रोशनी थी, जो माली काका की बेटी के साथ गार्डन में खेल रही थी। तभी वो लड़की एकदम पलटने ही वाली थी कि तभी दीप ने ऋषि का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तू कहाँ देख रहा है? मैं तुझसे इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ, तेरा ध्यान कहीं और है। इससे पहले कि ऋषि रोशनी का चेहरा देख पाता, उसने भी दीप की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ बोल, क्या कह रहा था तू? तो दीप ने कहा, तेरा ध्यान किधर है ऋषि? मैंने तुझे पूरी बात बता दी और तू मुझसे अब पूछ रहा है कि क्या बोल रहा था मैं। कमाल करते हो तुम भी। ऋषि ने कहा,
नहीं, वो तो मैं बस, कहते हुए ऋषि ने एक बार फिर से इस तरफ देखा, लेकिन तब तक रोशनी वहां से जा चुकी थी। रोशनी को वहां खड़े हुए न देख ऋषि ने दोबारा दीप से कहा, ठीक है, हम तेरे रूम में चलकर बात करते हैं। और वो दीप के साथ वापस अंदर चला गया। रात का वक्त, अनिका अपने रूम में दुनिया भर के कपड़े फैलाए हुए एक ड्रास को उठाकर अपने आगे लगाकर मिरर में देख रही थी। वहीं रोशनी बेड पर बैठे हुए अपना फोन चला रही थी। अनिका मिरर में देखते हुए बोली, रोशनी, बताना, कौन सा वाला पहनूं? अच्छा, ये वाला सूट कैसा रहेगा? मैं इसे पहन लूं क्या? अच्छा, ये आसमानी वाला और ये नीला, इसके बारे में क्या सोचती है? अनिका काफी देर से यही सब किए जा रही थी। रोशनी तो बोर होकर अपने फोन में ही बिजी हो गई थी। जब रोशनी ने अनिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो अनिका ने पलटकर रोशनी की तरफ देखा, फिर अपने हाथ पैर पड़े हुए सूट को साइड में रखते हुए कहा, रोशनी, मैं तुझसे इतनी देर से कुछ पूछ रही हूँ, और तू है कि मुझे बता ही नहीं रही है। क्या तू मेरी इतनी सी हेल्प नहीं कर सकती है? रोशनी ने अनिका की तरफ देखा, फिर अपने फोन को साइड में रखते हुए कहा, अनिका दीदी, वो सिर्फ डिनर के लिए यहाँ आ रहे हैं, और आप पिछले 1 घंटे से मेरा दिमाग खा रही हैं कि मैं ये पहनूं कि वो पहनूं। आप कुछ भी पहन लीजिए ना, वैसे भी आप जो भी पहनती हैं, सब आप पर अच्छा लगता है। अनिका ने रोशनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुझे नहीं पता रोशनी, ये फीलिंग न कुछ अलग ही होती है। अब मैं चाहती हूँ कि दीप जब मुझे देखे तो देखता ही रह जाए। रोशनी ने आई रोल करते हुए कहा, दी, उन्होंने आपको देखभाल कर ही पसंद किया है, तो अभी कौन सा फर्क पड़ जाएगा? पहन लीजिए कुछ भी। अनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, रोशनी, तू मेरी हेल्प करेगी ना? तो रोशनी ने एक आसमानी कलर का अनारकली सूट उठाया और अनिका के आगे लगाते हुए कहा, आप ये पहन लो, आपके ऊपर ये कलर बहुत जचता है। अनिका ने खुश होकर उस सूट को लिया और जल्दी से जाकर मिरर के सामने खड़ी हो गई और उस सूट को अपने सामने लगाते हुए कहा, अरे वाह रोशनी, तू सच कह रही है, मैं अभी जाकर जल्दी से चेंज करके आती हूँ। कहकर अनिका जल्दी से वॉशरूम में भाग गई। वहीं रोशनी वापस अपना फोन देखने लगी। नीचे डिनर की सारी तैयारी हो गई थी और दीप और उनकी फैमिली वाले सभी लोग हवेली पहुंच गए थे। तीनों दादियां तो हाल में सोफे पर बैठकर एक दूसरे से गप्पे मार रही थी। वहीं दीप और ऋषि दोनों ही दूसरी तरफ बैठे हुए थे। जहां ऋषि अपने फोन में बिजी था, वहीं दीप फोन में देखने का तो सिर्फ नाटक कर रहा था और बीच बीच में वो सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। मतलब वो बेसब्री से अनिका के नीचे आने का इंतजार कर रहा था। और बाकी सभी लोग मौजूद आपस में ही बात कर रहे थे। अनिका पूरी तरह से रेडी हो गई थी। आसमानी कलर के अनारकली सूट में हल्का फुल्का सा मेकअप किए हुए अनिका बहुत ही प्यारी लग रही थी। वहीं रोशनी ने भी इस वक्त सूट पहना हुआ था और बिना किसी मेकअप के भी बहुत क्यूट लग रही थी। और उसकी आंखों में बसी हुई शरारत, जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी होती थी। रोशनी ने अनिका से कहा, अच्छा दी, आप रेडी हैं न? चलें नीचे। मुझे लगता है जीजू भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अनिका ने एक बार फिर से मिरर में खुद को देखते हुए कहा, चल, मैं तो पूरी तरह से रेडी हूँ। कहकर दोनों ही रूम से बाहर निकल गई। दोनों एक साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी रोशनी को याद आया कि उसका फोन अनिका के रूम में ही रह गया है। उसने अनिका से कहा, दी, आप नीचे चलिए, वो मेरा फोन आपके रूम में रह गया है, बस अभी लेकर आती हूँ। अनिका ने कहा, ठीक है, जल्दी आना, देर मत करना। रोशनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अनिका के रूम की तरफ चली गई। अनिका भी सीढ़ियों की तरफ चली गई। वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई तो उसकी नजरें दीप से जाकर मिली, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। दीप को देखकर अनिका ने शर्माकर अपनी नजर झुका ली। अनिका को ऐसे शर्माते देखकर दीप की होठों पर स्माइल आ गई। उसे अनिका शर्माते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। अगर वहां पर और लोग मौजूद न होते, तो दीप तो कब का उठकर अनिका के पास चला गया होता और उसे अपनी बाहों में भर लिया होता। पर फिलहाल वहां पर बाकी लोग भी मौजूद थे, इसलिए दीप को अपने आप को थोड़ा कंट्रोल ही करना पड़ा। अनिका की मां ने जब अनिका को नीचे आते हुए देखा, तो सोफे से खड़ी होकर मुस्कुराते हुए उसके पास आ गई। बेटा,
आ जाओ, हम सभी लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, कहकर उसकी माँ अनिका को अपने साथ नीचे ले आई। अनिका के ससुराल वाले अनिका से मिलकर बहुत खुश हुए। दीप की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बस कुछ दिन की बात है अनिका, फिर तो तुम पूरी तरह से हमारे घर की बहू बन जाओगी, कहकर दीप की माँ ने अनिका को दीप के बगल में ही बैठा दिया। दीप वैसे तो अनिका को न देखने की एक्टिंग कर रहा था, पर यह बात तो अनिका भी जानती थी कि दीप चोर नजरों से अनिका को ही देख रहा था। ऋषि ने भी अनिका से हाय हेलो किया और कुछ देर बात करके वो उठकर बाहर की तरफ चला गया। खाने में भी थोड़ी देर रही थी, इसलिए सभी लोग वहां बैठे आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अनिका और दीप का ध्यान तो उन लोगों की बातों की तरफ था ही नहीं। वो तो चोरी से एक दूसरे को ही देख रहे थे। रोशनी अपना फोन लेकर नीचे आई तो सुमित्रा दादी ने रोशनी को दीप की फैमिली वालों से मिलवाया। सभी लोगों को रोशनी बहुत ही प्यारी लगी। तभी एक मेड ने आकर कहा, डिनर रेडी है, आप सभी लोग डाइनिंग हॉल की तरफ आ जाइए, कहकर मेड वहां से चली गई। अनिका की माँ ने कहा, चलिए सब लोग डिनर करते हैं। तभी दीप की दादी को कुछ याद आया और वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे, मैं खाने से पहले की दवाई तो अपने रूम में भूल ही आई हूँ। अगर मैंने वो दवाई नहीं ली तो रात को मुझे बड़ी परेशानी होगी। तभी रोशनी ने कहा, कोई बात नहीं दादी, आप मुझे बता दीजिए आपकी दवाई कहाँ रखी है, मैं ले आती हूँ। रोशनी की बात सुनकर दीप की दादी ने कहा, बेटा मेरे रूम में बेड के साइड टेबल पर रखी हुई है, प्लीज तुम जाकर ले आओ। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस दादी। मैं यूं गई और यूं आई, कहकर रोशनी मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। रोशनी दूसरी वाली हवेली में गई और उसने सर्वेंट से दादी के रूम के बारे में पूछा। सर्वेंट ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो लेफ्ट वाला रूम दादी का है, आप वहीं चली जाइए। रोशनी दादी की रूम की तरफ बढ़ गई। उसे बेड की साइड टेबल पर ही दादी की दवाइयों का लिफाफा मिल गया था, इसलिए उसने लिफाफा उठाया और रूम से बाहर आ गई। रोशनी लिफाफे को देखते हुए बोली, दादी कौन सी वाली टैबलेट की बात कर रही थी? मुझे तो पता ही नहीं, पूरा ही ले जाती हूँ। दादी को जो दवा चाहिए होगी वो ले लेंगी। रोशनी का ध्यान पूरी तरह से लिफाफे की तरफ था, इसलिए उसने सामने आ रहे शख्स को नहीं देखा जो फोन पर बात करते हुए इस तरफ आ रहा था। उसका भी ध्यान रोशनी पर नहीं था। तभी एक जोरदार टक्कर हुई जिससे रोशनी जैसे ही पीछे की तरफ गिरने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो गिर पाती, उस शख्स ने अपने एक हाथ से रोशनी के हाथ को पकड़ लिया। वहीं रोशनी ने गिरने के डर से अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि वो नहीं गिरी है, तो उसने अपनी एक आंख खोलकर सामने खड़े शख्स को देखा जो हैरानी से उसे ही देख रहा था। उस शख्स को देखकर रोशनी की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गईं। सामने कोई और नहीं ऋषि खड़ा था जो हैरानी से रोशनी को देख रहा था। वहीं हैरानी तो रोशनी को भी हो रही थी और वो मन ही मन बोली कि ये बदतमीज इंसान यहाँ क्या कर रहा है। ऋषि ने झटके से रोशनी को अपनी तरफ खींचा, जिससे रोशनी एकदम ऋषि के सीने से लग गई। रोशनी ने जल्दी से ऋषि को खुद से दूर किया और एकदम चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं ऋषि ने पहले अपना फोन अपनी पॉकेट में रखा और अपने हाथ बांधते हुए कहा, पहले तो ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो रोशनी ने भी अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ये मेरी अनिका दीदी का घर है, मैं यहाँ उनकी शादी में आई हूँ, अब तुम बताओ। तो ऋषि ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, और ये मेरे दोस्त का ससुराल है, तो मैं भी उसकी शादी अटेंड करने के लिए यहाँ आया हूँ। ऋषि की बात सुनकर रोशनी ने अपना मुंह बनाकर मन ही मन कहा कि भगवान, अब शादी तक इस इंसान की शक्ल को बार बार देखना होगा। कोई नहीं रोशनी, इग्नोर मारो और ये सोच ये यहाँ है ही नहीं। रोशनी का ध्यान फर्श पर गिरे हुए लिफाफे पर गया। इसमें से दवाइयाँ निकलकर बाहर गिर गई थीं। रोशनी नीचे बैठी और दवाइयों को लिफाफे में डालते हुए बोली, पता नहीं आंखें हैं कि बटन, देखकर नहीं चल सकता था। ऋषि, जो वहां से जाने ही वाला था, रोशनी की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। उसने कहा, तुम्हें भी तो भगवान ने आंखें दी हैं न, बटन तो नहीं, तो तुम देखकर चल लेती, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? रोशनी ने लिफाफा उठाया और खड़े होते हुए बोली, मुझे तुम जैसे फालतू इंसान को जवाब देने का कोई शौक नहीं है।
अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे देर हो रही है। ऋषि ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड कितना है? एटीट्यूड दिखा किसे रही हो? रोशनी ने एटीट्यूड के साथ कहा, है मुझमें एटीट्यूड? तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ऋषि ने रोशनी को जाते हुए देखा और अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, अजीब पागल लड़की है ये। इडियट, कहकर ऋषि ने भी अपने कदम मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। रोशनी, जो अभी बाहर आई थी, जब उसे महसूस हुआ कि ऋषि उसके पीछे ही आ रहा है, तो उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा। ऋषि, जो अपना फोन देखते हुए आगे बढ़ रहा था, जब उसके सामने किसी को खड़े हुए देखा, तो नजर उठाकर सामने की तरफ देखा, जहां रोशनी उसे घूरकर देख रही थी। अब क्या हुआ? रोशनी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो ऋषि ने कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बनाए, जैसे जता रहा हो कि तुम पागल हो क्या? रोशनी ने फिर से पूछा, मुझे जवाब दो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ऋषि ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, मुझे तुम्हारा पीछा करने का कोई शौक नहीं है। दरअसल मुझे भी वहीं जाना है, जहां तुम जा रही हो, समझी? हटो साइड में, मुझे पागलों से बात करने का शौक नहीं है। कहकर ऋषि ने रोशनी को साइड में धकेला और आगे बढ़ गया। रोशनी मुंह खोल उसे जाते देखती रही और धीरे से बड़बड़ाई, हरकतें इसकी पागल जैसी हैं और मुझे पागल कह रहा है। इसकी तो। जब तक रोशनी ऋषि के पास पहुंचती, ऋषि हवेली में अंदर जा चुका था। सभी लोग डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, इसलिए ऋषि भी जाकर एक चेयर खिसकाकर दीप के बगल में ही बैठ गया। रोशनी अंदर आई तो ऋषि को पूरी फैमिली के साथ बैठे हुए देखा, तो फिलहाल उसे जवाब देने का इरादा छोड़ दिया, क्योंकि फैमिली के सामने वो ऋषि को कुछ नहीं कह सकती थी, वरना उसकी दादी उसे एक अच्छा खासा लेक्चर सुना देती। इसलिए रोशनी ने लिफाफा सुमित्रा दादी को पकड़ाया और कहा, लीजिए दादी, आपकी दवाई। दादी ने लिफाफा देखते हुए कहा, अरे रोशनी, तुम सारी दवाइयाँ ले आई हो? तो रोशनी ने अनिका के बगल में बैठते हुए कहा, हाँ दादी, मुझे पता नहीं था ना आपको कौन सी वाली टेबलेट लेनी है, इसलिए मैं सारे दवाइयाँ ले आई। वैसे मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? वो क्या है न, एक पागल आदमी मुझे मिल गया था, बस उसी ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया था। कहकर रोशनी ने एक फेक स्माइल के साथ ऋषि को देखा। ऋषि, जो दीप से बात कर रहा था, जब उसने रोशनी की बात सुनी तो उसे घूर कर देखने लगा, पर रोशनी ने उसे पूरी तरह से इग्नोर मार दिया और अपना खाना साफ करने लगी। तभी ऋषि ने दादी से कहा, दादी, आपको पता है, यहाँ पर एक जंगली बिल्ली घूम रही है, अभी भी बाहर मेरा रास्ता काट के गई। ऋषि की बात सुनकर दादी ने हैरानी से कहा, जंगली बिल्ली? यहाँ पर हमने तो यहाँ कोई बिल्ली नहीं देखी। वहीं ऋषि की बात सुनकर रोशनी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए स्पून को कसकर पकड़ा और मन ही मन कहा, मन कर रहा है, ये सूप का बोल सीधा उसके सिर पर उड़ेल दूं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे जंगली बिल्ली कहने की? अगली बार मुझसे उलझा ना, तो पक्का इसे काट लूंगी। अब जहां पूरी फैमिली आराम से अपना डिनर कर रही थी, वहीं दीप और अनिका दोनों ही स्माइल किए हुए एक दूसरे को ही देख रहे थे और साथ साथ अपना खाना भी खा रहे थे। लेकिन उनके बगल में बैठे हुए ऋषि और रोशनी के बीच आंखों ही आंखों में एक जंग छिड़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे, जैसे अभी उन्हें मौका मिले तो चाकू छुरी से एक दूसरे पर हमला ही कर दें। सभी का खाना हो गया था और डिनर करने के बाद दीप और ऋषि की फैमिली वापस दूसरी वाली हवेली चली गई थी। अनिका की मां ने अनिका से कहा, बेटा, अब तुम जाकर जल्दी से सो जाओ, कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना है न पूजा के लिए। तो रोशनी, जो अनिका के साथ ही खड़ी थी, उसने पूछा, आंटी, कौन सी वाली पूजा? तो मालती जी ने कहा, बेटा, जब किसी लड़की की शादी होती है, तो उनकी रस्मों की शुरुआत एक पूजा से होती है और वो पूजा कल है, जो सुबह सुबह अनिका को अपने हाथों से करनी है। रोशनी ने एक्साइटमेंट से कहा, फिर तो मैं भी जल्दी जग जाऊंगी, मुझे भी देखना है कि वो पूजा कैसी होती है। तो अनिका ने हंसते हुए कहा, तुम जरूर देखना, ताकि तुम्हारी शादी के वक्त तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रस्में होती हैं। अनिका की बात सुनकर रोशनी के फेस की स्माइल तुरंत चली गई और उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या अनिका दी, फिर शादी की बात मत कीजिए,
मैं अपने पापा मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहकर रोशनी सीढ़ियों की तरफ चली गई। अनिका उसके पीछे जाते हुए बोली, अरे जानू, मेरी बात तो सुनो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, पर शादी तो कभी ना कभी सबको करनी ही होती है ना। रोशनी, जो ऊपर जा रही थी, उसने बिना अनिका की तरफ देखे ही कहा, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। अब चलिए, मुझे बहुत ही नींद आ रही है। अनिका भी रूम के अंदर आई। अभी अनिका रोशनी से कुछ कहने ही वाली थी कि उसका फोन रिंग करने लगा। अनिका ने अपने फोन की तरफ देखा तो ये दीप का फोन था। अनिका ने रोशनी की तरफ देखा, जो कबर्ड से अपने नाइट सूट निकाल रही थी। फिर अपना फोन लेकर अनिका ने जल्दी से फोन पिक करके कान पर लगा लिया। सामने से दीप ने कहा, अनिका, अभी क्या कर रही हो? तो अनिका ने कहा, मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह जल्दी जागना है न? तो दीप ने कहा, अच्छा, तुम थोड़ी देर बाद सोना, पहले मुझसे मिलने के लिए आओ। तो अनिका ने हैरानी से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें पता है न, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली दोनों यहीं पर हैं। और माँ ने कहा है, शादी से पहले हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। तो दीप ने जिद करते हुए कहा, हम किसी को पता नहीं लगने देंगे। सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे तुमसे मिलना है। अनिका ने बेचारी वाली आवाज में कहा, दीप, समझने की कोशिश करो ना। तो दीप ने नाराज होते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? बस मैंने कह दिया ना कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ तो बस आओ। मैं तुम्हारा यहीं हवेली के पीछे की तरफ वेट कर रहा हूँ, कहकर दीप ने बिना अनिका को कुछ कहने का मौका दिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रोशनी ने अब तक चेंज कर लिया था और नाइट सूट पहन लिया था। इस समय उसने एक ब्लू कलर का नाइट सूट पहना हुआ था और अपने बालों का एक ढीली ढाली पोनी बनाई थी। रोशनी ने अनिका को जब रूम में नहीं देखा तो वो भी बालकनी में आ गई। वहीं अनिका परेशानी से इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। रोशनी ने जब अनिका को परेशान देखा तो उसके पास आते हुए पूछा, क्या हुआ दी? आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? अनिका ने रोशनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, वो दीप की वजह से। अनिका की बात सुनकर रोशनी ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा, जीजू की वजह से? क्या हुआ, मुझे बताइए। अनिका ने धीरे धीरे कर उसे सारी बात उसे बता दी, जिसे सुनकर रोशनी के फेस पर स्माइल आ गई। उसने अनिका को छेड़ते हुए कहा, वाह, क्या बात है, जीजू कुछ दिन भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं। बड़े बेसब्र हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। अनिका ने चिढ़ते हुए कहा, तेरे पास मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो तो बोल, वरना मुझे ऐसे परेशान मत कर। रोशनी ने अपने हाथ बांधते हुए बड़े एटीट्यूड से कहा, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन रोशनी के पास न हो? अनिका ने पूछा, सॉल्यूशन है? मतलब कौन सा सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? तो रोशनी ने कहा, अरे चलते हैं न मिलने के लिए। अनिका ने कहा, हम नहीं जा सकते। माँ ने मना किया है न कि अब शादी के बाद ही उनसे मिलना होगा। तो रोशनी ने अनिका को समझाते हुए कहा, अनिका दी, ये दिन कोई बार बार नहीं आने वाले, और शादी से पहले चोरी छिपे मिलने का एक अलग ही मजा होता है। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आंटी को पता ही नहीं लगने दूंगी। जब सब लोग सो जाएंगे, हम लोग तब जाएंगे। आपको कौन सा यहाँ से कहीं बाहर जाना है? यही गार्डन तक ही तो जाना है। अनिका ने कुछ सोचकर कहा, और अगर घर में सबको पता चल गया तो? रोशनी ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं हूं न। आप जीजू से मिलने जाइएगा, मैं वहां खड़ी पहरा देती रहूंगी ताकि कोई भी आप दोनों को डिस्टर्ब न करे। अब तो ठीक है न? रोशनी की बात सुनकर अनिका ने कसकर उसे हग करते हुए कहा, वाह जानू, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? तुम्हें पता है दीप इस बात से कितना नाराज हो रहा था कि मैंने उसे मिलने से मना कर दिया। रात के करीब 12 बजे अनिका बेचैनी से अपने रूम में चहलकदमी कर रही थी। इस वक्त उसने ब्लू कलर का नाइट सूट पहना हुआ था और अपने बालों की एक ढीली पोनी बनाई हुई थी। दरअसल वो रोशनी के लौटने का इंतजार कर रही थी। रोशनी ये देखने गई थी कि सभी लोग सो चुके हैं कि नहीं। कुछ ही देर बाद अनिका के रूम का दरवाजा खुला और रोशनी जल्दी से अंदर आते हुए बोली, जल्दी चलिए, सभी लोग सो चुके हैं। ये अच्छा मौका है, हम आराम से बाहर जा सकते हैं।
कहकर रोशनी अनिका का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। दोनों ही सधे कदमों से सीढ़ियां उतर रही थीं। हॉल में इस वक्त हल्का सा अंधेरा था। अनिका ने धीरे से कहा, रोशनी, कहीं हम पकड़े गए तो? तुम्हें पता है, हमें सॉलिड वाली डांट पड़ेगी। रोशनी ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, एकदम शांत रहिए दी। किसी तरह की आवाज मत करिए। वैसे भी सभी लोग सो चुके हैं, तो किसी की नींद नहीं खुलने वाली। मैंने सब कुछ अच्छे से चेक किया है। दोनों ही धीरे से बात करते हुए मेन एंट्रेंस से बाहर आ गईं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए गार्डन की तरफ गईं। अनिका ने चारों तरफ देखते हुए पूछा, ये दीप कहाँ रह गया? उसने यही तो कहा था आने के लिए। तो रोशनी ने कहा, अरे, वो हवेली के पीछे वाली साइड हैं। चलिए, हमें वहीं जाना होगा। अनिका रोशनी के साथ हवेली के पीछे वाली साइड गई। वहीं पर दीप एक पेड़ से टेक लगाए अनिका के आने का ही वेट कर रहा था। जब दीप ने अनिका को वहां आते हुए देखा, तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अनिका भी जल्दी से जाकर दीप के गले लग गई और दीप ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। तभी रोशनी ने अपना गला साफ करके उन दोनों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, जिस वजह से अनिका झटके से दीप से दूर हुई और झेपते हुए इधर उधर देखने लगी। रोशनी मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास आए और फिर दीप से कहा, अच्छा जीजू, मैं आप दोनों के लिए पहरा दे रही हूँ, लेकिन आप लोग जल्दी से अपनी बातें खत्म कीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत ही नींद भी आ रही है। तो दीप ने रोशनी के बालों को बिगाड़ते हुए कहा, ठीक है मेरी छोटी साली साहिबा, हम तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि कोई इधर ना आए। रोशनी ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चली गई। दीप ने एक बार फिर से अनिका को अपनी बाहों में भरा और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, क्या तुम्हारा मन नहीं था मुझसे मिलने का? तो अनिका ने भी दीप के सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, मन क्यों नहीं था, पर डर लग रहा था कि अगर घर में सबको पता चला ना, तो मुझे अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी। मैंने तुम्हें बताया ना कि माँ ने मना किया है मुझे तुमसे शादी से पहले मिलने के लिए। दीप ने अनिका को पलटकर पेड़ से सटा दिया और उसके दोनों तरफ अपने हाथ टिकाते हुए कहा, अब तो वैसे भी हमारी शादी को कुछ दिन ही रह गए हैं, तो अभी मना कर रही है तुम्हारी मम्मी? अनिका ने शर्माते हुए कहा, बस कुछ दिन की बात ही तो है दीप, तुम भी अब अपनी मनमानी करना छोड़ दो। तुम्हें पता है मुझे कितना डर लग रहा था यहाँ आते हुए। बस तुमने तो मुझे ऑर्डर दे दिया कि मिलने के लिए आ जाओ, पर मेरी तो हालत खराब हो रही थी ना। दीप ने अनिका के चेहरे को अपनी हथेली में भरा और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, अब बातों में वक्त बर्बाद मत करो, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए। कहते हुए दीप जैसे ही अनिका की होंठों पर झुकने लगा, अनिका ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, दीप, मत करो ऐसा। तो दीप ने वापस अनिका का चेहरा अपने सामने किया और कहा, क्यों न करूं? अपनी होने वाली बीवी को किस कर रहा हूं, किसी और की बीवी को नहीं। तो अनिका ने जल्दी से अपनी होठों पर हाथ रखते हुए अपना सिर नामे हिलाया। तो दीप ने उसके हाथ को उसके होठों से हटाते हुए कहा, अब अगर तुमने मुझे रोका न अनिका, तो सच बता रहा हूँ, गिन गिन कर बदला लूंगा तुमसे शादी के बाद। अनिका ने दीप को खुद से दूर करते हुए कहा, हाँ, तो लेते रहना तुम्हें जितने भी बदले लेने हों, और शादी से पहले ये सब नहीं। दीप ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, अनिका, कम ऑन यार, तुम यहाँ आकर थोड़ी ज्यादा ही शर्मीली नहीं बन गई हो? मुंबई में तो तुम ऐसी नहीं थी। अनिका ने आगे बढ़कर दीप के गले में अपनी बाहें डाली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि वहां मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रही थी, लेकिन यहाँ मेरी पूरी फैमिली मौजूद है, और हमारे यहाँ की रस्म है कि शादी के कुछ दिन पहले तक कभी भी कोई लड़की अपने होने वाले दूल्हे से नहीं मिलती है। और यहाँ तो तुम मुझे किस करने की बात कर रहे हो? अब कम से कम मुझे अपनी फैमिली की इन रस्मों का कुछ तो मान रखने दो। दीप ने भी अनिका की कमर पर हाथ रख उसे करीब करते हुए कहा, किस तो मैं तुम्हें करूंगा, भले ही तुम्हारी लिप्स पर नहीं, लेकिन तुम्हारी इन सॉफ्ट चबी गालों पर। कहकर दीप ने अनिका के गाल पर किस किया और फिर उसे हल्का सा काट भी लिया, जिससे अनिका के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। और उसने हैरानी से अपनी गाल पर हाथ रखते हुए दीप की तरफ देखा,
तो दीप ने अपनी आंख विंक करते हुए कहा, अब इतना तो चलता है न, मेरी होने वाली बीवी। वहीं दूसरी तरफ रोशनी पहरा दे रही थी और झांक झांक कर ये देखने की कोशिश कर रही थी कि कोई यहाँ आ तो नहीं रहा है। रोशनी बड़बड़ाती हुई इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। हे भगवान, अनिका दी कब आएंगी? एक तो बहुत ही नींद आ रही है, कहते हुए रोशनी ने उबासी ली। फिर वो जैसे ही पलटी तभी सामने से आ रहे शख्स से टकरा गई। सामने ऋषि खड़ा था, जो गार्डन में कुछ देर टहलने के लिए आया था। रोशनी का सिर ऋषि के मजबूत सीने से टकराया, जिस वजह से वो अपने सिर को सहलाते हुए गुस्से से ऋषि को देख रही थी। वहीं ऋषि भी पहले तो हैरानी से और फिर गुस्से से रोशनी को देखते हुए बोला, तुम फिर से? ये हर बार तुम आकर मुझसे ही क्यों टकराती हो? टकराना है तो दीवार से टकराओ, उस पेड़ से टकराओ, पर मैं ही क्यों? ऋषि की बात सुनकर रोशनी ने उससे कहा, मैं नहीं, तुम मुझसे टकराए हो, बदतमीज इंसान। मैं तो यहीं पर थी न, तुम ही आए न यहाँ पर, और मैं क्यों दीवार से टकराऊं? तुम्हारा सिर न फोड़ दूं। ऋषि ने उसे साइड में धकेलते हुए कहा, मुझे तुम जैसी स्टूपिड लड़की से बात ही नहीं करनी है, जो हमेशा लड़ाकू बिल्ली की तरह लड़ने को तैयार होती है। कहकर ऋषि जैसे ही आगे बढ़ने लगा, तभी रोशनी को याद आया कि ऋषि उस तरफ जा रहा है जहां पर अनिका और दीप मौजूद हैं। रोशनी की आंखें ये सोचकर बड़ी हो गईं और वो जल्दी से भाग कर आई और ऋषि के आगे जाकर हाथ से उसका रास्ता रोकते हुए बोली, नहीं, तुम उधर नहीं जा सकते। तुम्हें जाना है तो कहीं और जाओ। ऋषि ने अजीब नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हें कोई पागलपन के दौरे तो नहीं पड़ते हैं न? और वैसे भी क्या अब तुम तय करोगी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं? रोशनी ने अपने हाथ बांधे और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, और दिनों का पता नहीं, पर आज इस वक्त मैं तय करूंगी कि तुम वहां जाओगे कि नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ, यहाँ से यू टर्न लो और चलते बनो। ऋषि ने अब रोशनी के करीब जाते हुए कहा, और अगर मैं न जाऊं तो? रोशनी ने भी अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, वरना मैं ये चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊंगी कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। फिर देखना कैसे सब लोग मिलकर तुम्हारी क्लास लेते हैं। ऋषि ने हैरानी से कहा, मैं तुम्हें छेड़ रहा हूँ? शक्ल देखी अपनी आईने में। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे तुम्हें छेड़ना पड़े। फिर अपने हाथ बांधते हुए कहा, चलो, अब मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। अब तुम चिल्लाओ और सबको बुलाओ, फिर तुम भी जवाब देना, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषि की बात सुनकर रोशनी की बोलती एकदम बंद हो गई। वो मन ही मन बोली, कह तो ये सही रहा है, मैं अपना सबको क्या जवाब दूंगी कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। कुछ करना होगा रोशनी, इसे कैसे भी करके वहां जाने से रोकना होगा। रोशनी ने अचानक ही बत्ती सी दिखाते हुए ऋषि से कहा, देखो, तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए मेरी बात मानो और उस तरफ मत जाओ। वहां जाना सही नहीं है। रोशनी के अचानक बदले हुए तेवर को देखकर कुछ पल के लिए तो ऋषि भी हैरान हो गया और मन ही मन बोला, ये तो पक्की गिरगिट की अम्मा निकली। कितनी जल्दी अपना रंग बदला है इसने। फिर उसने रोशनी के पीछे की तरफ देखते हुए कहा, क्यों? क्या है वहां पर? सच सच बताओ, कहीं तुमने किसी को बुलाया तो नहीं मिलने के लिए? हाँ, ऐसा ही होगा, इसीलिए तो तुम मुझे नहीं जाने देना चाहती। ऋषि की बात सुनकर रोशनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और मुझे ऐसा कोई शौक भी नहीं है। ऋषि ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा, तो फिर बताओ, क्या है ऐसा वहां पर? देखो, तुम मुझे बता रही हो या मैं खुद जाकर वहां देख लूं? कहकर ऋषि जैसे ही वहां जाने लगा, रोशनी ने जल्दी से अपनी दोनों हाथों से ऋषि के हाथ को पकड़कर रोक लिया। ऋषि ने एक नजर रोशनी की तरफ देखा और फिर अपने हाथ की तरफ। ऋषि का बड़ा सा हाथ रोशनी के छोटे छोटे से नाजुक से हाथों की पकड़ में था। ऋषि ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, फिर दोबारा रोशनी से पूछा, तुम मुझे रोक क्यों रही हो? सच सच बताओ, क्या है वहां पर? कहते हुए ऋषि ने अपनी आईब्रो चढ़ाकर उसे देखा, तो रोशनी ने कहा, वो वहां पर जीजू और अनिका दी दोनों मौजूद हैं, और मैं यहाँ पर पहरा दे रही थी। वो क्या है न? दीप जीजू ने अनिका दी को बुलाया था मिलने के लिए।
कहते हुए रोशनी मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए ऋषि को देख रही थी। ऋषि को अब जाकर समझ आया कि ये लड़की उसे वहां जाने से क्यों रोक रही थी। उसने कहा, तो ये बात है। तो ये बात तुम मुझे पहले ही बता सकती थी। और वैसे भी अगर वहां चला भी जाता तो क्या फर्क पड़ता। अनिका मेरी भी तो भाभी है ना। चलो मैं उससे मिलकर आता हूँ। कहकर जैसे ही जाने लगा, रोशनी एक बार फिर भागते हुए आई और ऋषि के आगे खड़े होते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि वो दोनों अकेले में क्यों मिले हैं? तुम हो कि वहां कबाब में हड्डी बनने के लिए जा रहे हो? रोशनी की बात सुनकर ऋषि ने शरारती स्माइल के साथ कहा, वैसे तुम्हें बड़ा पता है कि लड़का और लड़की अकेले में क्या करते हैं। ऋषि की बात सुनकर रोशनी ने न चाहते हुए अपनी नजर दूसरी तरफ की और अपने हाथ बांधते हुए कहा, अब इतना सब तो मूवी में पता चल ही जाता है ना। और मैं इतनी भी ज्यादा नादान नहीं हूँ, सब कुछ समझती हूँ। हालांकि रोशनी दूसरी तरफ देखते हुए ये बात कह तो रही थी, पर उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो रहा था। ऋषि ने पहली बार रोशनी को ऐसे शर्माते हुए देखा था, इसीलिए उसने भी अच्छे से ठान लिया था कि वो अच्छे तरीके से रोशनी को परेशान करेगा। उसने रोशनी के करीब आते हुए धीरे से उसके कानों की तरफ झुका और उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहा, अच्छा, तुम नादान नहीं हो और तुम्हें बहुत कुछ पता है। थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी दे दो, तुम्हें क्या क्या पता है इस बारे में। ऋषि के इतना करीब आ जाने से रोशनी ने हड़बड़ाकर ऋषि के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन इसी बीच दोनों की नजरें एक दूसरे से जा टकराईं क्योंकि दोनों का चेहरा इस वक्त एक दूसरे की बहुत करीब था और कुछ पल के लिए दोनों ही एक दूसरे की आंखों में जैसे खोसे गए। रोशनी, जहां ऋषि को कुछ जवाब देना चाहती थी, उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई। वहीं ऋषि, वो तो रोशनी को परेशान करने के लिए कर रहा था, लेकिन रोशनी की खूबसूरत आंखों में जैसे वो पूरी तरह से खो चुका था। तभी दोनों की कहानी में किसी के गला साफ करने की आवाज आई और दोनों ही हड़बड़ाकर एक दूसरे से दूर हुए और एक साथ पलटकर उस तरफ देखा जहां पर अनिका और दीप सवालिया नजरों से उन दोनों को देख रहे थे। रोशनी ने एक नजर ऋषि की तरफ देखा और जल्दी से अनिका के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, जल्दी चलिए। अनिका ने कहा, हाँ चलते हैं हम। तुम इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो? पर रोशनी ने अनिका की बात सुनी ही नहीं और उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। दरअसल उसे ऋषि और दीप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। ऋषि तब तक रोशनी को देखता रहा जब तक कि वो वहां से चली नहीं गई। दीप उसके पास आया और फिर उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, तुम कहाँ खोए हुए हो? चली गई वो। ऋषि ने दीप की तरफ देखा और अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, हाँ, तो मैंने कौन सा उसका पीछा करना है? मुझे भी दिख रहा है कि चली गई है वो। पर दीप ने ऋषि को छेड़ते हुए कहा, वैसे यहाँ चल क्या रहा था? देखा हम दोनों ने, तुम दोनों कितनी ज्यादा करीब थे। सही सही बता, कहीं तेरे दिल में उसके लिए कुछ। दीप की बात सुनकर ऋषि ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं तो बस उसे परेशान करने के लिए कर रहा था। जब देखो मुझसे लगती रहती है। अब मुझसे पंगा लेकर तो दिखाए। कहकर ऋषि वापस हवेली की तरफ जाने लगा तो दीप उसके साथ चलते हुए बोला, देख, ये मत भूलना कि वो मेरी साली है। समझा? चलते चलते उसके कदम रुके और उसने दीप से कहा, और तू ये मत भूल कि मैं तेरा दोस्त हूँ और तुझे मेरे साइड रहना है। समझा? अब चल अंदर। दूसरा दिन, सुबह का वक्त। अनिका और रोशनी दोनों ही सुबह सुबह जल्दी जाकर तैयार हो गई थीं। आज अनिका की पूजा थी, इसीलिए उसकी माँ ने उसे जल्दी जगा दिया था। इसलिए रोशनी भी अनिका के साथ ही जाग गई थी। अनिका ने साड़ी पहनी थी, जो कि रस्म के अनुसार उसे पहननी थी। वहीं रोशनी ने एक ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। रोशनी, अनिका को साड़ी पहनने में मदद कर रही थी। जब साड़ी पहनकर अनिका पूरी तरह से तैयार हो गई, तो रोशनी ने कहा, अच्छा दी, साड़ी तो आपकी अच्छे से फिक्स हो गई है। पंडित जी भी आ गए हैं। अनिका ने हाँ में सिर हिलाया और रोशनी के साथ नीचे आ गई। पंडित जी आ चुके थे और उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी। घर की सारी औरतें इस पूजा में शामिल होने वाली थीं, इसलिए वो सभी रेडी होकर वहीं बैठी हुई थीं।
और जैसे जैसे पंडित जी बताते गए, अनिका वैसे ही रस्में पूरी करती जा रही थी। तभी पंडित जी रुक गए। अनिका की दादी ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी? कुछ चीज की कमी रह गई है। तो पंडित जी ने दादी की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी, आप फूल यहाँ नहीं रखी हैं। आपको पता है ना, पूजा में फूल कितने जरूरी होते हैं। अनिका की दादी ने मालती जी की तरफ देखा तो अनिका की माँ ने कहा, माँ जी, लगता है जल्दबाजी में भूल गई हूँ। अभी लेकर आती हूँ। तभी रोशनी खड़ी होते हुए बोली, आंटी, मैं ले आती हूँ। तो अनिका की माँ ने कहा, बेटा, जल्दी जाकर ले आओ, पूजा में देर नहीं होनी चाहिए। रोशनी ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर चली गई। रोशनी ने जरूरत के हिसाब से सारे फूल तोड़ लिए थे और उन्हें हवेली के अंदर ले जाने वाली थी कि तभी उसकी नज़र थोड़ी ही दूरी पर गार्डन एरिया में एक्सरसाइज कर रहे ऋषि पर गई, जो शायद जॉगिंग करने के लिए ही बाहर आया था और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर रहा था। उसे देखकर रोशनी ने मुंह बनाते हुए कहा, सुबह सुबह किस खड़ूस का चेहरा देख लिया। अब तो मेरा सारा दिन खराब होने वाला है। इस वक्त ऋषि को भी अपने ऊपर किसी की नजरों का एहसास हुआ, तो उसने उसी तरफ देखा जहां रोशनी खड़ी उसे ही देख रही थी। ऋषि ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए उसे ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, यहाँ क्या देख रही हो, जिससे रोशनी और भी चिढ़ गई। उसने बड़े एटीट्यूड के साथ अपनी नजर फेरी और अंदर चली गई। ऋषि ने उसे जाते हुए देखकर कहा, पता नहीं घमंड किस बात का है उसको। है पिद्दी सी, एटीट्यूड तो देखो इसका। कुछ देर एक्सरसाइज करने के बाद वो भी अंदर चला गया। रोशनी के फूल लाने के बाद पंडित जी ने अपनी पूजा दोबारा शुरू की और कुछ ही देर बाद पूजा संपन्न हुई। पंडित जी ने थाली में रखा प्रसाद अनिका की मां की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे सभी में बांट दीजिए। अनिका की दादी ने पंडित जी को ढेर सारी दान दक्षिणा दी और उन्हें विदा किया। फिर अनिका की दादी ने रोशनी की दादी से कहा, चलो इमली, ये काम तो अब पूरा हुआ। अब कल हमें गौरी पूजा के लिए जाना है। सुमित्रा को भी कह देंगे कि वो भी हमारे साथ ही चलेगी। उन्हें भी तो अपने कुलदेवता की पूजा करनी होगी ना। इमली दादी ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने कल इस बारे में सुमित्रा से बात की थी। आज एक बार फिर से याद दिला देंगे। फिर गंगा जी ने मालती जी से कहा, तुम लोग सारी तैयारी कर लेना। कल हम वक्त से अपनी कुलदेवी की पूजा के लिए जाएंगे। मालती जी ने सिर हिलाया और कहा, अनिका, अब तुम बेटा जाओ अपने रूम में। वैसे तुम बहुत जल्दी जाग गई थी। अगर तुम्हें और सोना हो तो सो जाओ। अनिका की जगह रोशनी ने कहा, मुझे तो अभी बहुत तेज नींद आ रही है। वो क्या है ना, कल रात में बहुत देर हो गई थी। वो जीजू। इससे पहले कि रोशनी आगे कुछ कहती, अनिका ने चुपचाप उसका हाथ पकड़कर हल्का सा दबाया और आंखों से नाक का इशारा किया। तब रोशनी को एहसास हुआ कि वो क्या बोलने वाली थी। मेरा मतलब है कि अब मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, चलो। फिर वो अनिका का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। इमली दादी ने रोशनी को जाते हुए देखा और फिर अनीता की दादी से कहा, तुझे क्या लगता है जमुना, क्या ये शादी के लिए मान जाएगी? तो जमुना दादी ने कहा, अरे मान जाएगी, चिंता क्यों कर रही है? और वैसे भी मैं तो सोच रही हूँ, अनिका की शादी के बाद रोशनी और ऋषि का रोका भी कर देते हैं। सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, तो हाथों हाथ वो काम भी हो जाएगा। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि तेज आवाज वहां पर आई। क्या आप लोग मेरी शादी मिस्टर खडूस से करवाने की सोच रहे हैं? आप लोगों का दिमाग तो सही है ना? ये आवाज रोशनी की थी। दरअसल वो अपना फोन देने के लिए वापस आई थी। जब उसने अपनी दादी की बात सुनी, तो वो कुछ पल के लिए तो शॉक में रह गई। वहीं रोशनी का रिएक्शन देखकर सभी लोग थोड़े हड़बड़ा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दें। दरअसल वो चाहते थे कि अनिका की शादी के बाद ही वे ऋषि और रोशनी की शादी की बात शांति से करें, पर रोशनी को पहले ही पता लग गया था। कुछ देर बाद रोशनी मुंह फुलाए हुए और हाथ बांधे सोफे पर बैठी थी। उसके अगल बगल गंगा जी और मालती जी बैठी थीं, जो उसे समझा रही थीं। गंगा जी ने कहा, अरे रोशनी बेटा, वो लड़का बहुत अच्छा है। तुम उसे गलत मत समझो, और परिवार भी तो देखा भाला है। मालती जी ने भी समझाते हुए कहा, तो रोशनी ने मुंह फुलाए कहा, देखा है मैंने, एक दिन में समझ गई,
वो कैसा है? एक नंबर का खड़ूस है। गंगा जी ने थोड़ा डांटते हुए कहा। रोशनी, ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारा होने वाला पति है। अब तो रोशनी गुस्से से पागल हो गई। वो खड़ी होते हुए बोली, मेरे सामने दोबारा उससे शादी की बात मत करना, वरना मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी। तभी इमली दादी ने कहा, तू भाग कर तो दिखा, रोशनी, तेरी टांग नहीं तोड़ दूंगी मैं। कहकर दादी ने अपनी स्टिक हवा में लहराई तो रोशनी ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या मुझे पकड़ पाएंगी? कहकर वो सीढ़ियों की तरफ भाग गई। इमली दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, ये लड़की भी ना, पक्की जिद्दी है। कितना समझाया मैंने इसे, मानती ही नहीं। मालती जी ने दादी को समझाते हुए कहा, जाने दीजिए माँ जी, अभी बच्ची है, हम इसे समझा देंगे। और वैसे भी आपने रोशनी के लिए लड़का बहुत अच्छा ढूंढा है। ऋषि वाकई में बहुत अच्छा लड़का है, हमारी रोशनी को बहुत खुश रखेगा। अब ये लोग तो अपनी बातों में लगे हुए थे, पर इन्हें क्या पता कि ऋषि और रोशनी तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरी हवेली में भी अलग सा हंगामा मचा हुआ था। सुमित्रा दादी ने ऋषि से रोशनी के रिश्ते की बात की, जिसे सुनकर ऋषि भड़क गया। दादी, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? मैं उस चालाक लोमड़ी से शादी करूंगा, ऐसा सोचना भी मत। दादी ने सैद सा चेहरा बनाते हुए राजन जी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, तुम्हारी दादी ने जो तय किया है वही होगा। तुम्हारी शादी रोशनी से ही होगी। दीप की शादी के बाद हम तुम्हारा रोका रोशनी के साथ तय करेंगे। ऋषि ने कुछ कहना चाहा तो राजन जी बोले, बस, मैंने जो फैसला ले लिया है वो ले लिया है। अब इसके आगे मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाला। कहकर राजन जी वहां से चले गए। ऋषि ने अपनी मां की तरफ देखा तो दिव्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषि, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला लेंगे? बेटा, मुझे रोशनी बहुत प्यारी लगी। सच में, मुझे तो अपने लिए ऐसे ही बहू चाहिए थी। ऋषि ने चिढ़ते हुए कहा, बहू बनाना है, बनाओ, पर मेरी बीवी मत बनाइए। कहकर वो चला गया। वो बहुत गुस्से में था, इसलिए अपने रूम की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। वहीं उसकी नजर थोड़ी दूरी पर बालकनी में खड़ी रोशनी पर गई, जो रेलिंग से टिककर किसी सोच में गुम थी। जब उसे अपने ऊपर किसी की नजर महसूस हुई, तो उसने उस तरफ देखा जहां ऋषि खड़ा हुआ उसे ही घूर रहा था। दोनों की नजरें मिली और जैसे आंखों ही आंखों में जंग छिड़ गई। ऋषि ने इशारे से उसे टेरेस पर आने को कहा, तो रोशनी ने सिर नाक में हिलाया और अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली। ऋषि ने खुद से कहा, ये लड़की खुद को समझती क्या है? इसे अपनी बीवी बनाऊंगा, कभी नहीं। वहीं दूसरी तरफ रोशनी भी मन ही मन ऋषि को गालियां दिए जा रही थी। जब उसने फिर देखा तो ऋषि उसे ही घूर रहा था। रोशनी पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई। बेशर्म कहीं का, कैसे मुझे देखे जा रहा है और अकेले में टेरेस बुला रहा है। मुझे तो इसकी नीयत ही खराब लगती है। और दादी कहती हैं कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए। ऋषि अब भी उस तरफ देख रहा था, तभी दीप ने उसके कंधे पर टैप करते हुए कहा, वहां क्या देख रहा है? चली गई वो, अब उसे निहारना बंद कर। ऋषि ने चिढ़ते हुए कहा, मैं उसे निहार नहीं रहा था, गुस्से से देख रहा था। दीप हंसते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं, तू उसे गुस्से से क्यों घूर रहा था? सुबह सुबह झगड़ा हुआ क्या? ऋषि वहीं सोफे पर बैठ गया, सिगरेट जलाकर कश लिया। दीप ने पूछा, अब बोल भी, हुआ क्या है ऐसा? ऋषि ने इरिटेट होकर कहा, दादी ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। जिद पकड़ रखी है कि शादी कर लो, शादी कर लो। दीप हंसते हुए बोला, तो कर लेना शादी, कभी ना कभी तो करनी ही है। ऋषि ने कहा, पता भी है मेरे लिए कौन सी लड़की ढूंढी है? दीप ने सिर हिलाया, नहीं। ऋषि बोला, वही चालाक लोमड़ी, जो अभी सामने बालकनी में खड़ी थी। दीप चौंकते हुए पीछे पलटा, तेरी शादी रोशनी से करवाना चाह रहे हैं? ऋषि ने झल्लाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, पूरी दुनिया में बाकी सारी लड़कियां मर गई थी क्या? मैं नहीं करूंगा ये शादी, जिसको जो करना है कर ले। दीप अब रिलैक्स होकर बोला, क्यों, क्या कमी है उसमें? कितनी क्यूट है वो, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे क्यूट लगती होगी, पर मुझे नहीं लगती।
और दोबारा मेरे सामने इस बात का जिक्र मत करना, कहकर ऋषि ने सिगरेट एस्ट्रे में बुझाए और वहां से चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आज रोशनी पूरा दिन गुस्से में रूम से बाहर नहीं निकली थी। यहाँ तक कि उसने खाना भी अपने रूम में ही मंगवा कर खाया था। अनिका उसे कई बार मना चुकी थी। रोशनी, अब गुस्सा छोड़ दे यार। रोशनी, जो बेड पर बैठी खाना खा रही थी, बोली। दी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और मुझे शांति से खाना खाने दीजिए। अनिका ने कहा, ठीक है बाबा, तुम खाना खाओ, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। कुछ देर बाद जब रोशनी का खाना पूरा हुआ, तो अनिका ने दोबारा कहा, यार, तुम एक बार उससे मिली हो और इतना ज्यादा गुस्सा उसके लिए। रोशनी ने कहा, उस एक ही बार में मैं उस बंदे को पहचान गई कि वो किस कैटेगरी का है। आपको पता है, अभी अभी वो मुझे इशारा कर रहा था टेरेस पर आने के लिए। बताओ, कोई जवान लड़का ऐसे लड़कियों को इशारा करता है क्या? मैंने तो साफ मना कर दिया। अनिका उसकी बात पर हंस पड़ी। रोशनी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुझसे इसी बारे में बात करना चाहता हो। एक बार चली जाती, तो क्या हो जाता? और वैसे भी मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा लड़का नहीं है। अनिका की बात सुनकर रोशनी सोच में पड़ गई। शायद दी सच कह रही हैं। वो शायद मुझसे शादी की बात पर बात करना चाहता हो, और अगर मैं उसे मना लूं कि वो शादी के लिए मना कर दे, तो दादी भी मुझे छोड़ देंगी। ये सही रहेगा। फिर उसने कहा, अनिका, दी, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था। हाँ, कहो ना, कौन सा काम? मुझे उस लड़के का नंबर चाहिए। मेरा मतलब है, ऋषि का। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि वो मुझसे क्या बात करना चाहता है। अनिका ने शक से देखा। सच में तू यही पूछना चाहती है, या कुछ और चल रहा है तेरे दिमाग में? मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। रोशनी ने सच बताते हुए कहा, मैं उस लड़के से ये बात करना चाहती हूँ कि वो अपने घर वालों को मना कर दे कि उसे मुझसे शादी नहीं करनी। अगर वो मना कर देगा, तो दादी भी मुझे छोड़ देंगी ना। अनिका ने कहा, रोशनी, तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? और अगर वो तेरी बात नहीं माना तो? रोशनी ने आत्मविश्वास से कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा ही मुझे ऐसे देखता है जैसे खा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो भी मुझसे शादी करना चाहेगा। फिलहाल आप वो सब छोड़िए और मुझे उसका नंबर दीजिए। अनिका ने मुस्कुराते हुए अपना फोन आगे बढ़ाया। इसमें उसका नंबर सेव है, कर ले बात, जब तक मैं आती हूँ। इतना कहकर अनिका वहां से चली गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।